शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। राज्य में ये पहला पेपरलेस बजट है। 1 घंटे 26 मिनट के बजट में सरकार का फोकस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर रहा। वित्त मंत्री ने कहा, कोरोना से गड़बड़ाई प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की गई है। इस बार का बजट 2,40,000 करोड़ रुपए का अनुमानित है। सरकार का जोर गुड गवर्नेंस पर ज्यादा रहा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने लोक सेवा गारंटी कानून में बदलाव का ऐलान किया। अब तय वक्त पर लोगों का काम नहीं हुआ तो सर्टिफिकेट अपने आप जारी हो जाएगा। सरकार का जोर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी रहा। पहली बार 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस का नया प्रयोग शुरू होगा। सीएम राइज योजना के तहत स्कूल अपग्रेड होंगे, शिक्षकों की भर्ती होगी, 9 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार का जोर महिला सुरक्षा पर ज्यादा है। इस लिहाज से हर जिले में महिला थाना खोले जाएंगे। अटल एक्सप्रेस वे के बाद पूर्व से पश्चिम को जोड़ने नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की योजना है। इसके दोनों तरफ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का भी प्रस्ताव है। प्रदेश में 2,441 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का लक्ष्य है। सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू करेगी। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से बंद पेंशन योजना को राज्य सरकार जारी रखेगी। बजट में जल जीवन मिशन के जरिए गांव के हर घर में नल कनेक्शन देने की बड़ी योजना का बजट में प्रावधान किया गया है। जिस प्रकार हमारी सरकार ने पूर्व कार्यकाल में प्रत्येक ग्राम में बिजली उपलब्ध कराई, उसी प्रकार अब हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से जल पहुंचाने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। हमें एहसास है कि यह कार्य जटिल है, परंतु मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी हैं। हम सफल होंगे क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। इस बार बजट में न कोई नया कर लगाया गया और न ही किसी तरह की कोई बड़ी राहत दी गई है। इस बजट में कोई नवीन कर अधोरोपित करने अथवा किसी भी कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सदन के अंदर सुना तो उसमें ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान को, हमारे परेशान किसान को, हमारी गृहिणियों को, हमारे बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई राहत प्रदान की गई हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे एमपी को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया, जबकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा बजट में आंकड़ों की बाजीगरी हुई। ये बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट है। इसके 4 प्रमुख स्तंभ, एक अधोसंरचना। अगर आप देखेंगे तो अधोसंरचना पर तो 44,152 करोड़ रुपए का लगभग प्रावधान किया गया है। 2 प्राथमिकताएं हमारी हेल्थ और एजुकेशन। हमको सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण करनी पड़ेगी, इसलिए सीएम राइज स्कूल जैसे सुझाव हमारे पास आए और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लगभग 40,958 करोड़ रुपए का प्रावधान। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये बजट केवल आंकड़ों का खेल है। आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, ये एक नया स्लोगन बन गया है। इस स्लोगन में सब कुछ फिट हो जाता है। ये आत्मनिर्भर प्रदेश की बात कर रहे हैं या आत्मनिर्भर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कर रहे हैं। महामारी के दौर में आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, ना ही अधोसंरचना विकास की मद में किसी तरह की कोई कमी की, बल्कि इसमें बढ़ोतरी ही की है। बजट संतुलित और लोकहित से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इस पर सरकार का जोर दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बुनियाद का बजट। तो बजट और बहुत चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में आया बजट, और इस बजट से जैसी अपेक्षाएं थीं कि कोई टैक्सेशन के प्रोविजंस नहीं होंगे, वैसा ही हुआ। ये भी समझ में आया कि कोई बहुत बड़ी रियायतों की घोषणा नहीं होगी, वैसा भी हुआ। लेकिन कुल मिलाकर इतना ज़रूर समझ में आया कि इस बजट ने वर्तमान में स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए भविष्य की तरफ उम्मीद से देखने की एक कोशिश की है। और यही एक सही रणनीति है अगर अर्थशास्त्रियों की बात करें, कि जब आपके सामने पेंडेमिक एरा जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं और उन परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है,
तो ऐसे में बड़े साहसिक फैसले करने की भी ज़रूरत नहीं है और न जनता पर नए कर या बजट प्रोविजंस को कुछ इस तरह से समायोजित करने की कोशिश करने की ज़रूरत है जो खुद सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करें और खुद जनता के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या का कारण बने। चलिए आज एक बार फिर बात करते हैं, अब जबकि दिन भर के बजट विश्लेषण के बाद, जिसको आप और हम कहते हैं कि चीज़ें तलहटी में बैठ चुकी हैं, अच्छी खासी बजट पर जुगाली हो चुकी है, विश्लेषण हो चुका है, तो मेहमानों के साथ एक बार फिर देखते हैं कि कुल मिलाकर ये बजट किस तरह वर्तमान की ज़मीन पर खड़ा होकर भविष्य की तरफ उम्मीद से देखने की एक कोशिश है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक संजय यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा विधायक दिव्यराज सिंह, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, खासतौर से अर्थ संबंधी मामलों के जानकार जयप्रकाश पाराशर हमारे साथ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जयप्रकाश जी, चीज़ें अब तलहटी पर बैठ चुकी हैं, कुछ और विश्लेषण आप, मैं देख रहा था, फिर अध्ययन में डूबे हुए थे, तो जिन खोजा तिन पाइयाँ, क्या निकाला आपने? दिन भर तो हमने बजट पर बात की ही है, लेकिन अब जबकि आप और तटस्थ होकर और ज़्यादा गंभीरता से इसका अध्ययन कर चुके हैं, क्या देख पाए आप इस बजट में? और जी नहीं शरद जी, दरअसल बातें वही तकरीबन है कि इसमें जो एक महामारी कोरोना की थी, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व में 5% की कमी का अनुमान अभी हमने देखा, 5% की कमी आई है पिछले साल। तो लेकिन जो अगले साल का राजस्व और गैर राजस्व से जो आमदनी है सरकार की, उसमें 33% के इजाफे का अनुमान है। और मैं आपको बताऊं कि एक जो बजट का जो घाटा है वो 50,000 या 51,000 करोड़, फिस्कल डेफिसिट जिसको कहते हैं, वो 51,000 करोड़ रुपए के आसपास है और हम टोटल खर्च कर रहे हैं 2,41,000 करोड़ जी। तो ये मुझे थोड़ा सा एक चुनौती सरकार के सामने लगती है। लेकिन सरकार ने जो अहम चीज़ें की हैं वो ये है कि उसने अपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया है, उसने जो सोशियो इकोनॉमिक उसकी जो स्कीम्स हैं उन पर खर्चा उसने जारी रखा है। कम से कम 1.12 लाख करोड़ जो है खर्चा वो सोशियो इकोनॉमिक स्कीम्स पर कर रही है। और नए मेडिकल कॉलेज बनाना, नए थाने बनाना, तकरीबन 400 शहरी गर्द शहरी किस्म के जो 400 थानों के भवन बनाए जा रहे हैं। 7,000 करोड़ का तकरीबन PWD पे खर्च किया जा रहा है। तो देखा जाए तो इस खर्च को करने से, इंफ्रास्ट्रक्चर को करने से, एक तो असेट्स आप बिल्ड करते हैं और दूसरी तरफ आप एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी जगह मुझे जो सबसे इसमें समस्या दिखाई पड़ती है वो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो 33% जो राजस्व जुटाने का मामला है ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले, इसको सरकार कैसे हासिल करेगी, ये एक सवाल है जी। चुनौतियां तो हैं और निश्चित तौर पर रहेंगी। संजय जी की टिप्पणी लेकर मैं दिव्यराज जी की तरफ आऊंगा। जी संजय जी। देखिए शरद जी, इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। पुरानी गाड़ी को पेंट कर देने से हालात नहीं बदल जाएंगे जी। इन्होंने महंगाई कम करने के क्या प्रयास किए? आज सबसे ज़्यादा जो महंगाई का दंश मार रहा मध्य प्रदेश के लोगों को, डीजल या पेट्रोल में आप टैक्स घटा सकते थे। मैं आप छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हम स्कूलों की ओर ध्यान देंगे। कल ही सरकार के जवाब में आता है, मेरे एक प्रश्न के जवाब में आता है, कल की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार स्वीकार कर रही पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण, मैंने कहा था कि बच्चे पढ़ाई, कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? उन्होंने कहा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होना और माता पिता के अशिक्षित होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि न लेना। तो कहाँ से हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा जब आप स्वीकार कर रहे 15 सालों में आप ये नहीं तय कर पाए कि गरीब बच्चे को क्या पढ़ने का हक नहीं है? क्या आप गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे? वो कह रहे हैं कि माता पिता जिसके अशिक्षित होते हैं, क्या उन माता पिता के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है जिनके माता पिता के बच्चे पढ़े नहीं? दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इनके प्रश्न के जवाब में आया है, पिछले बार हमने 1,99,00,000 रुपए का आदिवासी बहुल क्षेत्रों को स्वीकृति करवाई थी।
इन्होंने कह दिया बजट की अनुपलब्धता के कारण दृष्टिगत यह कार्य राशि 1 करोड़ की सीमा में सीमित किया जाए। फिर आप बातें करते हो कि विकास में पैसे की धन की कमी नहीं आने देंगे, और आपने स्वीकार किया है कि धन की कमी है, इसलिए हम चलते काम को उन्होंने कटौती कर दी गई। मैं तीसरा उदाहरण बता रहा हूँ, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आज महंगाई बढ़ गई है। आज कोरोना संकट काल में अगर कोई चीज़ काम आई थी, आपने ठीक है राशन दे दी, लेकिन क्या उसको तेल, मिर्ची, धनिया, हल्दी, ये छोटी छोटी चीज़ें कहाँ से आई जो कमलनाथ जी ने 600 रुपये पेंशन की थी। अगर महंगाई बढ़ रही तो आप वो पेंशन 1000 कर देते, तब तो हम मानते कि आपने वृद्ध लोगों का ध्यान रखा, उसकी ओर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आज जो सरकार चल रही कमलनाथ जी की जो रेत नीति के कारण जो उनको यहाँ राशि मिली है मध्य प्रदेश को, या जो अगले साल उन्होंने अनुमान लगाया कितना आएगा, जो कमलनाथ सरकार ने रेत नीति बनाई थी उसके कारण यह सरकार ऑक्सीजन पर चल रही। इन्होंने जो आदिवासी हितों के लिए कमलनाथ सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, चाहे आष्टान योजना हो, चाहे बर्तन प्रदाय योजना हो, चाहे अगर आदिवासी के यहाँ अगर बच्चा या बच्ची पैदा होती थी तो उसको चावल या गेहूँ की अतिरिक्त जो पात्रता थी वो ख़त्म कर दी इन्होंने। जबलपुर का इन्होंने मेट्रो का, कमलनाथ सरकार ने मेट्रो सर्वे शुरू करवाने की बात की थी जबलपुर में, उसको गोल कर दिया। गौशाला जो कमलनाथ जी ने लक्ष्य रखा था, उसी गौशाला के आप तरफ आगे बढ़ रहे। तो आपने नया अपना काम कौन सा किया? आज मध्य प्रदेश के लड़के पलायन क्यों करते हैं? आप शिक्षा की बात करते हैं, मैं सुन रहा था कि 6 नए कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं, जो पहले के स्वीकृत थे उनको आप खोल नहीं रहे। हमारा मध्य प्रदेश का बच्चा कोई बेंगलोर जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली जाता है। मध्य प्रदेश में हम क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ा पाते? मैं लौटता हूँ आपकी तरफ, लेकिन मैं दिव्यराज जी से जवाब ज़रूर लेना चाहूँगा। इन तमाम चीज़ों के बीच में शायद ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा, संजय जी आप भी इत्तेफाक करेंगे कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ भी रही हैं, उनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था, और वो क्या कंपल्शंस थे वो किसी से छिपे नहीं हैं, और ये पूरे देश में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में। जी दिव्यराज जी। देखिए, मैं बजट के बारे में मैं यही कहूँगा कि इस कोविड काल में जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी ने जो ये बजट लाया है, ये वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय बजट है। हम पिछले अगर बजट को देखें तो उसमें और आज के बजट में बहुत ज़्यादा हमारा जो बजट है वो बढ़ गया है। 241 हमारा 2,41,000 का लगभग हमारा बजट हो गया है, जो कि पिछली बार से लगभग 30,000 हम आगे बढ़ गए हैं। और नई ऐसी कई सारी योजना, पहली बात तो मैं संजय जी यादव जी से भी ये भी कहना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें जो इन्होंने उठाई हैं वो लगभग इन्होंने विधानसभा में प्रश्न भी उठाए थे, मंत्री जी ने इसका जवाब भी दिया था। जो आदिवासियों के जो कार्य जो जिसमें घटत आई, जो पैसा घट रहा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि वो पैसा क्योंकि कोविड काल में पैसा घटा था, इसलिए उस समय कुछ बजट नहीं मिल पाया था, लेकिन वो कार्य चालू कार्य हैं और उनको कार्य को कहीं ना कहीं से उसको पैसा दे करके आगे उसको बनाया जाएगा। दूसरी बात हम कहें तो आज मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी जो बात है, जो एजुकेशन की ही हमने बात करी कि दोनों एजुकेशन, चाहे वो हमारा प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे वो हायर एजुकेशन हो, तो जो CM राइज योजना है उसमें भी हमारे एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा उन्होंने प्रावधान किया है। जो 9,200 स्कूल जो नए तो नहीं है, उन्हीं को माने उन्नयन किया जाएगा। साथ में 9 मेडिकल कॉलेजेस भी हमारे खुल रहे हैं, तो चाहे हम प्राइमरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, उसमें भी हमारा काफ़ी ध्यान है। 3-4 चीज़ें जो माने कमलनाथ जी ने जो बंद कर दी थी, मेरे ख्याल से हमारे बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ दर्शन योजना थी वो कमलनाथ जी ने बंद कर दी, उसको वापस हमने शुरू कर दिया। साथ में अगर हम कहें तो जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जैसे हम कह रहे थे कि जो हमारा चाहे वो हाईवेज़ हों, चाहे वो पुल पुलिया हों, और ऐसे कई सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमको कहीं ना कहीं से रोज़गार से जोड़ने के लिए रहेंगे। हमारे 24,200 नए हमारे पद खोले जा रहे हैं जो जिसमें नौकरियां मिलेंगी, तो इस प्रकार से नौकरियों में भी उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया है। और कोई भी अधोसंरचना की जो भी योजनाएं थी उसमें कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कटौती नहीं करी है। हम ये गर्व के साथ अभी भी कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड काल के बावजूद किसानों के खातों में 4-4 हज़ार रुपये कृषि सम्मान निधि दी गई। ये कभी हमने किसी भी कार्यकाल में नहीं देखा गया होगा कि इस प्रकार की योजना किसी भी सरकार ने लाई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये डाला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको बढ़ा करके 4,000 रुपये डालने का कार्य किया है। और कोई भी जिस प्रकार से हम गेहूं खरीदी या धान खरीदी की भी हम बात करें
तो कोविड काल में एक भी किसान के माध्यम से नहीं सुनने को आया होगा कि किसी का भी गेहूं या धान की खरीदी में कोई कमी आई हो। सारा का सारा गेहूं और धान खरीदा गया। तो उस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने निरंतर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, किसी में रोक नहीं लाई है और निरंतर उनका कार्य जारी रखा है। जी जयप्रकाश जी, दोनों राजनीतिक मेहमानों की बात आपने सुनी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, थोड़ा सा दर्शन से जरूर मैं इस सवाल को आपके सामने रख रहा हूं कि हम 2000 के आरंभ तक एक ऐसे राज्य थे जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक ऐसा राज्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सड़कों के विकास की तरफ बढ़ रहा था। ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही और बीजेपी के रेजिम में ये दावा किया गया कि बिजली, सड़क और अधोसंरचना यानी नल जल योजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं, इनको गति दी गई। आज हम ये तो कह सकते हैं कि हम वहां खड़े हैं जहां अब अधोसंरचना से आगे देखने की भी जरूरत है, अधोसंरचना के साथ। और ये सेक्टर है एजुकेशन, ये सेक्टर है हेल्थ और ये सेक्टर है इंडस्ट्री को अपनी तरफ खींचने का। इस बजट से तो मैं अभी नहीं देख पाऊंगा कि बहुत सारी चीजें हम करने की तरफ बढ़े हैं, लेकिन इतना जरूर है, क्या आप देखते हैं कि अगले बजट में हम कुछ इस तरह की चीजों को लेकर कुछ साहसिक फैसले करते हुए नजर आ सकते हैं जो भविष्य की तरफ देखने की बात है? जी जयप्रकाश जी। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा शरद जी कि मैं जो शुरू में ही मैं बात ये कही कि 51,000 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है, मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है, सरकार अगर इतना खर्च कर लेती है पूरे साल भर में, तो ये एक बहुत अच्छी लीप है, मतलब एक स्टेट के लिए। यदि हम अगले 2-3 साल तक अगर इस तरह का कोई क्रम जारी रखते हैं तो हम काफ़ी बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। जो अहम आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट का, तो वो बिल्कुल सही बात है कि एक बुनियादी ढांचे में यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की ज़रूरत अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा करके ही हम राज्य को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। खास करके जिस इकोसिस्टम की बात हम करते हैं कि आगे अगर हमें औद्योगिक निवेश बढ़ाना है, लोगों को निवेश के लिए आकर्षित करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करना है, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में, अधोसंरचना में निवेश किया जाए, दूसरा एजुकेशन में निवेश किया जाए, एक तीसरा हेल्थ में निवेश किया जाए, चौथा जो निवेश है कि वो इंडस्ट्रियल निवेश हो, स्टेट में एक औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जाए, कैसे किया जा सकता है। तो जब हम इन सारे मोर्चों पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की तरह से काम करेंगे, और हमारा, जैसा कि मैं एक बड़ी अच्छी बात इसमें दिखाई दी कि उन्होंने डीम्ड अप्रूवल जोड़ दिया है, जो 285 सेवाएं हैं लोक सेवा गारंटी, जी, उसमें डीम्ड अप्रूवल की एक सर्टेन टाइम तक अगर कोई भी अधिकारी मंजूरी नहीं देता है तो उसको मंजूरी को माना जाएगा। ये एक बड़ी अच्छा, लेकिन मुझे ये उसमें साफ नहीं हो रहा है कि वो जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी उस अप्रूवल की। जी। तो शरद भाई, ये निवेश की जरूरत है राज्य को, और निवेश के जरिए और ये सारा जो हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन के जरिए हम स्टेट को अगले 2-3 सालों में बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। दिव्यराज जी, मैं आपकी तरफ आता हूं, फिर संजय जी की तरफ बात करूंगा। जिस डीम्ड अप्रूवल की बात जयप्रकाश जी ने की है, दरअसल सरकार की मंशा हमेशा बहुत बेहतर होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना, और चुनाव जीतना यानी जनता का पहले मन जीतना, फिर आप चुनाव जीतते हैं। तो कोई सरकार इंटेंशनली कोई गलत काम करेगी ये संभव नहीं दिखता है। लेकिन होती कहाँ है आपकी मंशा, यानी सरकार की मंशा अटकती कहाँ है? कई बार, मैं नहीं कहता ब्यूरोक्रेसी उसमें अड़चन बनती है, लेकिन जाने अनजाने में वो चीज अटकती वही है कि इम्प्लीमेंटेशन आपकी बहुत अच्छी, मुख्यमंत्री जी की मंशा अटक जाती है क्रियान्वयन में, क्योंकि या तो वो अमला प्रोफेशनली ओरिएंटेशन उसका प्रॉपर नहीं होता, और ना शायद वो योजना को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाता है। सर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश को अगर बड़ी छलांग लगानी है तो आपको क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तेज़ होना पड़ेगा। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो कहा ये बहुत ही सत्य बात है कि कई बार ये जो योजनाएं आती हैं वो नीचे धरातल पर पहुंचने में समय लग जाता है। तो ये तो एक, जैसे पहले भी होता था कि बहुत सारा पैसा आता है, छन छन के बहुत कम मिलता है।
वही चीज़ अगर हम क्रियान्वयन की बात करें कि जो अगर हम योजना लाते हैं वो जल्दी, जैसे कई बार हम देखते हैं, हम एज विधायक को हम लोग को ये बात आती है कि राशन कार्ड नहीं बन पाया, गरीबी रेखा में नाम नहीं जुड़ पाया, हमारा क्या बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। छोटी छोटी बातें, सीमांकन की बातें हो गई, बहुत सारी चीज़ों के लिए आदमी धर धर भटकता रहता है, विधायक के द्वार पे आता रहता है, तो हम लोग को कई बार फ़ोन करना पड़ जाता है कि भैया जल्दी करवाओ। लेकिन इस चीज़ों को हम लोग सरकार की जो ये मंशा है कि इस चीज़ के लिए जनता को दर दर भटकना नहीं चाहिए, और जो बहुत इजीली वे पर आजकल, क्योंकि हम लोग कंप्यूटराइज ज़माने में आ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी डिटेल ऑलरेडी आधार कार्ड से या कई चीज़ों से लिंक्ड हैं, तो अगर उनके माध्यम से अगर हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेटा डेवलप कर सके जो कि डायरेक्ट ये अप्रूवल कर दे कि भाई कोई गरीब है, अगर हमारे आधार कार्ड से ज़मीनें लिंक्ड हैं तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये इसके पास वास्तविक में कितनी ज़मीन है, इसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो उसको डायरेक्ट उसका गरीबी रेखा कार्ड बन जाएगा। उसके पास घर है कि नहीं घर है, ये एक विषय ये भी आता है, वो तो हालांकि धरातल पे जाकर के देखना पड़ता है, मगर 2-3 चीज़ें तो ज़रूर बहुत आसानी से चेक की जा सकती हैं। अगर मार्कशीट में उसका नाम अगर वो लिखा है कि आदिवासी है, तो उसको एक आदिवासी का प्रमाण पत्र भी मिल जाना चाहिए बहुत आसानी से। इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर ये चीज़ें डायरेक्ट उसको मिलने लगे और आसानी से मिलने लगे, उसको भटकना ना पड़े, तो निश्चित रूप से जनता को बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, आपने बहुत सकारात्मक तरीके से बिंदुओं को छूने की कोशिश की है। संजय जी, मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सुझाव हो तो क्षमा कीजिएगा, कई बार फिसली जाती है ज़ुबान, हम लोगों का अधिकार है नहीं है, ये डिबेट का विषय है। जैसे कई बार विपक्ष मॉक एक मंत्रिमंडल की एक्सरसाइज करता है। कमलनाथ जी एक बहुत ही आलिम फाजिल लीडर हैं अपोजिशन के, और जो एक अर्थशास्त्री जैसी छवि भी बड़ी मजबूती से रखते हैं। क्या विपक्ष, मैं नहीं कह रहा कि ये, मैं सिर्फ आपके सामने एक विचार रख रहा हूं, क्या अगर आज विपक्ष इसको, क्योंकि ये तो एक बड़ा माफ कीजिएगा रस्म भी लगती है कि ये बजट ठीक नहीं है, ये बजट में ये नहीं है, अगर आज एक बजट आपकी तरफ से भी आए, विपक्ष की तरफ से भी आए, और मैं इसको मध्य प्रदेश नहीं देश के परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं कि आप भी, क्योंकि कमलनाथ जी तो एक बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, विपक्ष भी एक बजट प्रस्तुत करे और आप भी आंकड़ों के साथ बताएं कि ये होता तो और अच्छा होता, और सरकार भी खुले मन से स्वीकार करे, अगर कुछ अच्छे सुझाव आपके हैं बिल्कुल स्वीकार किए जाए। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में जो सबसे अधिक संभावना है आत्मनिर्भर भारत मध्य प्रदेश बनाने में, वो है हमारे यहाँ पर्यटन। लेकिन अभी इतने सालों से हम पर्यटन की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे कि आज मैं जबलपुर की बात कर रहा हूँ। जबलपुर अगर व्यक्ति भेड़ा घाट आता है तो वो रात नहीं रुकता, क्योंकि रात के बाद वहाँ दिन में या दूसरे दिन देखने क्या है, क्यों नहीं आप वहाँ टाइगर सफारी या भोपाल की तर्ज पे, जैसे आपके रीवा में है, जू की तर्ज पे एक चिड़ियाघर बना दो, वहाँ फॉरेस्ट जंगल है, वहाँ डांग बंगला बना दो, वहाँ बरगी डैम है, वहाँ आप 8 महीने गोवा जैसे वाटर स्पोर्ट्स क्यों नहीं करते। इस तरह की मध्य प्रदेश में बहुत संभावना है, लेकिन हमारी सरकारें यहाँ हम क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे कि हम मध्य प्रदेश में अगर जब तक पर्यटक अगर बढ़ेंगे तो स्वाभाविक मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर मीट, इतनी इन्वेस्टर मीट हुई, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ निवेशक क्यों नहीं आती। ये गंभीर चिंतन का विषय है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो निवेशक आना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में आते हैं, गुजरात में आते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ क्यों नहीं आया। इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। और मेरा विपक्ष की तरफ से सुझाव भी है कि आप इन्वेस्टर मीट में जितना खर्च कर देते हैं, उन निवेशकों का आपके ऊपर विश्वास क्यों नहीं जम पा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, उस कमजोरी को दूर करेंगे तब हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का सपना साकार कर पाएंगे। शिक्षा में हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। शिक्षा में एक समय था जब जबलपुर भी लोग शिक्षा की नगरी कहते थे, लेकिन आज हालात क्या हैं, यूनिवर्सिटी की हालत खराब, विश्वविद्यालयों की हालत ख़राब है। शिक्षा, आपके मेडिकलों में, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। गांव में आपने बिल्डिंग तो बना दी लेकिन डॉक्टर नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। तो जब तक हम ये सुविधाएं नहीं देंगे लोगों को निचले स्तर पर जाकर, जैसे दिव्यराज सिंह जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम इतना काम करते हैं, इसके बाद भी परेशानी रहती है। तो इसके लिए अफसर जब तक अधिकारी कमरे में छोड़ के, एसी का कमरा छोड़ के गांव में नहीं जाएगा, जैसे कमलनाथ सरकार ने, आपकी सरकार आपके द्वार चलाया रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इस तरह की ज़रूरत है कि छोटी छोटी समस्याएं बार बार विधायकों के सामने क्यों आती हैं, वो हल क्यों नहीं की जा सकती। इसमें जो पंचायत स्तर पर इतना पैसा आता है केंद्र सरकार से, पत्र वित्त आयोग का, लेकिन उसका सही क्रियान्वयन नहीं हो पाता और उसकी जांच कोई नहीं कर पाता। उसके पीछे कारण है जो आप अभी बोल रहे थे। एक्चुअल अधिकारी जो है,
जो चाहता वही होता है। जनप्रतिनिधियों के हिसाब से अगर हम किसी सरपंच की, हमारे विधायक निधि में पंचायत स्तर पर घोटाला हो जाता है, 2 लाख की चीज़ बनाओ, 5 लाख की चीज़ बनाओ। लेकिन स्कूल जैसे इसमें बात कही गई सेम राइज बनाने की बात, आज इतने हालत ख़राब है स्कूलों की, इतनी दुर्दशा ख़राब है कि मेरी अपनी विधानसभा में 200 स्कूल जर्जर हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश में क्या हाल होंगे। इस ओर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं राजनीति स्वार्थ जुड़ा हुआ तो होता है। मैंने अभी 46 स्मार्ट क्लास बनाई अपने यहाँ, लेकिन रूम अच्छी नहीं है। समस्या क्या हो जाती है, जनप्रतिनिधियों को बस दबाव होता है दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं का कि हमें मंदिर की छत बना दो या हमें चबूतरा बना दो। चलिए, कोई भी ये बात नहीं करता कि स्कूल बना दो। जयप्रकाश जी, कंक्लूड करूंगा आपकी टिप्पणी से। दोनों मित्रों की बात से मैं ये तो समझ पाया कि बजट में ये प्रोविजन भी होनी चाहिए जो फाइनेंशियल ना हो, लेकिन वो दबाव के बड़े कंपोनेंट्स हो, कि जो पूरा तंत्र है, मैं ये नहीं कहता, मैं फिर नहीं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी या हमारा ये सिस्टम, लेकिन वो प्रोएक्टिव नहीं दिख रहा है। वो पॉलिटी की तरफ से जो सुझाव आ रहे हैं, जो योजनाएं आ रही हैं, उनका वो बाहें फैलाकर स्वागत नहीं कर रहा है। इसके लिए पॉलिटी को भी सोचना होगा, यानी राजनीतिक तंत्र को भी सोचना होगा। और मुझे लगता है कि हमारी प्रशासनिक और हमारी गवर्नमेंट मशीनरी को एक रीअवैकनिंग की जरूरत है, पुनर्जागरण की जरूरत है। बहुत छोटी टिप्पणी, वक्त कम है मेरे पास जी। सर, नहीं, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बनना चाहिए आर्थिक विकास को लेकर के। एक बार हम तय कर लें कि हाँ इस पर जाएंगे, तो एक लाइन, बाकी और चीज़ें योजनाएं बदलती रहें भले ही किसी भी राजनीतिक दल के हिसाब से, लेकिन इस पर तो कोई मतभेद नहीं है कि सभी पार्टियां, दोनों पार्टियां राज्य को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना चाहती हैं और हमारे यहाँ का जो गरीबी है उसको ख़त्म करना चाहती हैं। तो जब हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें जो 4-5 निवेश के जो मूल स्तंभ हैं, जो मूल केंद्र हैं, उन पर फोकस करने के लिए तो सारे प्रयास करना चाहिए। उनमें सबसे अहम, चूंकि जो प्रशासनिक तंत्र की डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ई गवर्नेंस के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें मुझे कोई बहुत बड़ी बाधा दिखाई नहीं पड़ती है शरद जी। अगर राजनीतिक रूप से सब लोग क्यों जाए, कोई भी व्यक्ति, ये जो अभी इन्होंने कहा कि एमएलए के पास क्यों जाना पड़ता है छोटे से काम के लिए, कि तो ये तो बहुत बुनियादी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि हमें एक रीयूनाइट होकर काम करने की भी ज़रूरत है। और जब हम स्वच्छता सर्वेक्षण तय करते हैं तो हम विधायकों के लिए भी क्यों सर्वेक्षणों की बात नहीं करते, या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी सर्वेक्षण और उनको ईमानदारी से पारदर्शी व्यवस्था के तहत उनको एक्नॉलेज करने के सिस्टम की तरफ क्यों नहीं बढ़ते। और कितना ही अच्छा हो कि ये सिस्टम ऐसा हो कि देवराज जी और संजय जी दोनों को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करे और दोनों की रैंकिंग तय करे, और ये रैंकिंग जनता के बीच में इस तरह जाए कि इसका फायदा अगले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को समन्वित रूप से हो। आखिर हम इस सिस्टम से बच क्यों रहे हैं? हम चल रहे हैं लेकिन ऐसे दौड़ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि रथ के पहिए अलग अलग, जो घोड़े हैं वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं। पॉलिटी इस तरफ जा रही है, विपक्ष उस तरफ जा रहा है, सत्ता तंत्र इस तरफ, विपक्ष उस तरफ, प्रशासनिक व्यवस्था कहीं और जा रही है। इन तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। दरअसल हमारे पास सब कुछ है, हौसला है, उर्वरा जमीन है, ताकत है, विजनरी फर्टाइल ब्रेन्स हैं, लेकिन इन सब के बीच में कहीं लड़ाई हो जाती है कि टेक्नोक्रेट्स पीछे हैं, ब्यूरोक्रेट्स आगे हैं, कई बार पक्ष और विपक्ष के समन्वय की कमी है, और कई बार ये सारी चीजें कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत प्रोएक्टिव नहीं है, हम पिछड़ते हैं। सर, समन्वय बिठाना पड़ेगा। वो लकड़ियों का गट्ठर जो पुरानी कहानी है, जब बंधा हुआ गट्ठर होगा नहीं टूटेगा, अलग अलग होगा टूट जाएगा। शायद यही मंत्रा है। उम्मीद करेंगे कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ना ही चाहिए हमें। बहुत शुक्रिया दिव्यराज जी, बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी।